नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल्य में। आज हम मुक्तिबोध की जो कविता है, जिसका शीर्षक भूल गलती है, इस कविता पे बातचीत करेंगे और इस कविता के निहितार्थ पे बातचीत करेंगे, इस कविता के अर्थ पे बातचीत करेंगे। तो कविता को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि ये चाँद का मुँह टेढ़ा नामक कविता संग्रह जो मुक्तिबोध का एक प्रसिद्ध कविता संग्रह है, जो 1964 में प्रकाशित हुआ था, उसमें ये कविता संकलित है। कविता का जो प्रतिपाद्य है वो समाज व्यापी भ्रष्टाचार और अनैतिकता की ओर संकेत करता है। उस भ्रष्टाचार, उस अनैतिकता की ओर जिसमें सत्य और ईमान उस दमन चक्र में पिस रहे हैं। और वो दमन चक्र हुआ कैसे है? वो आम जनमानस के, समाज के ही भूल गलती का परिणाम है। अर्थात मुक्तिबोध ने ये जो भूल गलती शीर्षक रखा है, ये भूल गलती दूसरा कोई और नहीं, सुल्तान का प्रतीक है, शहंशाह का प्रतीक है और राजा और सामंतवाद का भी प्रतीक ही है भूल गलती। होता क्या है कि कोई भी जब राजा का चुनाव होता है, तो हम अपनी भूलवश एक ऐसे आदमी को चुन लेते हैं, जो सत्ता पे बैठते ही शासन को संभालते ही एक क्रूर और सामंतवादी दृष्टिकोण का शासक बन जाता है। तो इसी भूल गलती की बात मुक्तिबोध इस कविता में करते हैं। आगे हम कविता को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ये जो पूरी कविता है भूल गलती, ये और कुछ नहीं, एक फिल्म की तरह चलता है। एक फिल्म, एक रील्स की तरह हम देखेंगे इस कविता को। कविता में 2 लोकेशन आएँगे, 4 शॉट आएँगे। कविता के डायरेक्टर मुक्तिबोध खुद हैं। कविता का नायक ईमान खुद मुख्तार आएगा। कविता का जो खलनायक है वो भूल गलती है। तो इस तरह से 4 किरदार में इस कविता में मिलेंगे और इस कविता को एक फ़िल्म की तरह हम चलते हुए देख पाएँगे, समझ पाएँगे। कविता कुछ यूं है कि भूल गलती आज बैठी है जीरा बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारें, बेजुबा बेबस सलाम में, अनगिनत खम्बों व मेहराबों थमे दरबारे आम में। अब मुक्तिबोध की इन्हीं पंक्तियों को, इसी कविता के पहले पदबंध को आप पदाव करिए, यानी कि इसको गद्य में बदलिए कि भूल गलती आज बैठी है जीरब अख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के। यानी कि जो भूल गलती है वो जीरब अख्तर एक वो पूरे अपने सुरक्षा को इंतजाम करते हुए घेरे लगाए हुए एक बख्तर जो लोहे का है उसको पहन के शासन पे बैठा हुआ सुल्तान। चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, दूर से ही उसके हथियार चमक रहे हैं, इतने धारदार हैं। आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, और जो वहाँ पे जो सिपाही हैं, जो सिपा सलार हैं और जो वो भूल गलती है, वो इतने रोष में है कि उसकी आंखें तेज पत्थर की नुकीली अ, चमक की तरह चिलक रही हैं। खड़ी है सिर झुकाए सब कतारें। और जब आप देखते हैं कि राजा बैठा हुआ है, जिरब अख्तर पहने हुए जो भूल गलती सुल्तान के रूप में दरबार में बैठी हुई है, उस दरबार के दोनों साइड में कतारें लगी हुई हैं और वो कतारें उन सभासदों की हैं, उन पार्षदों की हैं जो उस दरबार में किसी न किसी पद पे हैं। और वो कैसे बैठे हुए हैं? बेजुबा बेबस सलाम की मुद्रा में, यानी कि मौन है। उसके भूल गलती नामक जो सुल्तान है, उसकी दास्ता को स्वीकारे हुए एक सिर झुकाए हुए मुद्रा में सब लोग मौन होके बेबस लाचार की स्थिति में बैठे हुए हैं। और जो दरबार है वो अनगिनत खंभों और मेहराबों से बना हुआ है। दूसरा शॉट जो आएगा इस पूरी फिल्म रूपी इस कविता भूल गलती में, पहला जो आपका वो था कि दरबार का जिक्र है कि दरबार में भूल गलती सुल्तान के रूप में बैठी हुई है। आम जो लोग हैं कतारों में सिर झुकाए बेबस लाचार की स्थिति में बैठे हुए हैं। दूसरा
जो जिक्र आया है वो ये है कि सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा की जिस पर कांप दिल की भाप उठती है। पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद समूचे जिस्म पर लत्तर झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के वह कैद कर लाया गया ईमान। सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश शब खामोश मनसबदार शायर और सूफी अल गजाली इब्न सिन्हा अल बरूनी अलीमो फाजिल सिपा सालार शब सरदार है खामोश। दूसरा जो सीन यहाँ देखने को मिल रहा है इसी दरबार में जहाँ सब लोग एक तरफ से मौन रूप में लाचार की स्थिति में उस भूल गलती के समक्ष अपने सिर झुकाए हुए दास्ता को स्वीकार किए हुए खड़े हैं, वहीं सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा लेकर और जिसको देख के दिल की भाप उठ जाए। अब मुक्तिबोध को देखिएगा कि किस तरह से यहाँ पे उस ईमान की व्याख्या कर रहे हैं, उस ईमान के रूप का वर्णन कैसे कर रहे हैं कि सामने बेचैन घावों की अजीब तिरछी, यानी कि जो ईमान है वो बेचैन तो है ही है, जो उसके चेहरे पे जो घाव हैं वो घाव भी बेचैन हैं। मतलब कि मानवीकरण जो घाव हैं वो भी बेचैन हैं। और इस समूचे घाव को देखने के बाद, उसके चेहरे को देखने के बाद वहां बैठे लोगों के दिल में एक कांप उठती है और उस कांप से वो दिल की जो चेतना है भाप की तरह उठने लगती है। पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद और वो जो सामने उस बेचैन घाव वाले चेहरों वाला जो आदमी है उसको हथकड़ी पहनाई गई है। उसका कद एक ऊंचा कद है, बहुत ही विराट कद वाला वो पुरुष है। समूचे जिस्म पर लत्तर और उसके पूरे जिस्म पर फटे चिथड़े कपड़े लटक रहे हैं, झलकते लाल लंबे दाग और उसके शरीर पे वो लाल लाल लंबे दाग हैं बहते खून के। वह कैद कर लाया गया ईमान। और ये जो आदमी है जिसके बेचैन घाव चेहरे पर दिख रहे हैं, जो हथकड़ी पहनाई गई है, जिसका एक विराट ऊंचा कद है, जिसके शरीर पे फटे कपड़ों की लत्तर लगी हुई है, लाल लाल लंबे दाग धब्बे उसके शरीर पे दिख रहे हैं, ये और कोई नहीं है, ये ईमान है, ये सच्चाई है, ये सत्य है जो आज सुल्तान के इस दरबार में पेश हुआ है। सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता बेखौफ नीली बिजलियों से को फेंकता खामोश। वो कैद कर लाया गया ईमान बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। बिना किसी खौफ के बिना किसी भय के उस सुल्तान रूपी भूल गलती के आंखों में आंखें डाल के सामना कर रहा है और बाकी सारे दरबार खामोश हैं। उस खामोश में कौन कौन है? सब खामोश मनसबदार शायर और सूफी अल गजाली इब्न सिन्हा अल बरूनी अलीमो फाजिल सिपा सालार सब सरदार हैं खामोश। अब ध्यान दीजिएगा कि इस खामोश की स्थिति में मनसबदार भी हैं, शायर भी हैं, सूफी भी हैं, अल गजाली भी शांत हैं, इब्ने सिन्ना भी शांत हैं, अल बरूनी अभी अलीमो फाजिल सिपा सलार सब सरदार सब खामोश हैं। यानी कि जो कवि हैं, जो लेखक हैं, जो दार्शनिक हैं, जो विचारक हैं, ये लोग भी उस भूल गलती की दास्ता को स्वीकार करते हुए उस दरबार में खामोश की स्थिति में पड़े हुए हैं और बस कोई सामना कर रहा है सुल्तान की निगाहों में निगाहें मिलाते हुए, तो बस ईमान है जो सामने खड़ा हुआ है अपने विराट कद को लिए हुए। तीसरा जो यहाँ एक स्थिति मिलती है, अब देखिएगा कि किस तरह से सब खामोश हैं और वो जो ईमान है वो सुल्तान की आंखों में आंखें मिलाया हुआ है। ऐसी स्थिति के बाद अचानक से मुक्तिबोध लिखते हैं नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त।
अब ध्यान दीजिए कि अचानक ये पंक्ति कैसे आ सकती है। तो मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं वो कुछ कहती हैं और कुछ पाठक के मस्तिष्क के लिए भी छोड़ती हैं, जो आप खुद से विचार भी करें कि खुद के दिमाग पे जोर डालें कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो जिंदगी की शर्म वाली शर्त उसको मंजूर नहीं है। तो होता क्या है कि जब कोई आदमी सत्ता के विरोध में, शासन के विरोध में अपनी अपनी नाराजगी जब जताता है, तो शासन करता क्या है, उसको लोभ देता है, प्रलोभन देता है, उसको कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बना देता हूँ, किसी आयोग का अध्यक्ष बना देता हूँ, किसी आयोग में मंत्री बना देता हूँ, किसी किसी सरकारी नौकरी, किसी पद को दे देता हूँ। लेकिन यही सब जो प्रलोभन है, वो भूल गलती सुल्तान भी उस ईमान को देता है। लेकिन ईमान, ये ईमान अडिग ईमान है। वो कहता है कि नामंजूर, उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त, उसको इस जिंदगी के शर्म रूपी शर्त बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और ये जो उसका नामंजूर है वो बिल्कुल भी लचीला नहीं है। उसका वो आगे कहता है कि नामंजूर हठ इंकार कर सिरतान खुद मुख्तार। और वो जो ईमान है वो हठ, यानी कि हठ के रूप में इंकार करते हुए अपने सिर को तान करके खुद मुख्तार की तरह सामने सुल्तान के खड़ा होता है। और ये जो ईमान है वो उसका इश्क जो है, उसका जो प्रेम है, उसका जो प्यार है, उस समाज के प्रति प्यार है, उस हाशिए पर बैठे उस व्यक्ति के प्रति इश्क है, उस व्यक्ति के दरिद्रता के प्रति इश्क है, और समाज को समता मूलक समाज बनाने का जो लक्ष्य है उसके प्रति इश्क है। इसलिए वो इस प्रलोभन को, इस शर्त को जिंदगी के शर्मनाक शर्त की तरह मानते हुए नामंजूर कर देता है। कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए। ये कोई कौन है? कोई एक चेतना से युक्त कोई प्रगतिशील आदमी जो सोचता है कि अब क्या होगा, जब पूरी दुनिया, पूरे दरबार में लोग खामोश थे, उस समय ये ईमान खुद मुख्तार की तरह भूल गलती सुल्तान के सामने सिर ताने हुए खड़ा है। जरूर इस सल्तनत के ऊपर, जरूर इस सत्ता के ऊपर घने काले बादल मंडरा रहे हैं। सुल्तानी जीरा बख्तर सिर्फ बना है मिट्टी का, और ये जो सुल्तानी जीरा बख्तर है वो और कुछ नहीं, मिट्टी का बना है। रेत सा ढेर हो जाएगा ये शहंशाह भूल गलती। ये जो शाही धाक, जो ये सिर्फ सन्नाटा है और कुछ नहीं है। ये सन्नाटा, ये खामोशी एक दिन विद्रोह के स्वर में बदलेगी। कहते हैं कि लेकिन ना जमाना सांप का काटा है। और ये लेकिन ना जमाना सांप का काटा है मतलब क्या है कि ये जो भूल गलती जो आज सत्ता के रूप में बैठी है, वो कल हम ही लोगों में से एक आदमी था जो आस्तीन का सांप बनते हुए उस सत्ता पे जा बैठे हुए हम लोगों को आज खामोश कराए हुए है। भूल मेरी आपकी कमजोरियों के शाह, लोहे का जीरा बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार अलीजाह। वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता है, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता है। करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में शाही मुकाम में। अब ये ईमान जो है वो कहता है कि भूल मेरी आपकी कमजोरियों के शाह, लोहे का जिरह बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार अलीजा, खूंखार सुल्तान, जो सच्चाई की आंखें निकालता है, यानी कि सत्य को मारता हुआ झूठ की सत्ता को काबिज करना चाहता है। बस्तियां, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता है। ये जो सारी छोटे छोटे बस्तियां हैं, जो छोटे छोटे व्यक्तियों के दिलों में अरमान है, उसको उजाड़ डालता है। करता हमें वो घेर, और वो हमको घेरते हुए बिना सिर पैर के, बिना बेबुनियाद किसी भी प्रकार का कोई औचित्य वाली बात न करके वो हमको अपने चमकते ताम झाम में कैद करता है, और हम सब उसके चमकते इस शाही मुकाम में कैद हुए हैं। जब इस तरह की चेतना उस दरबार में आती है तो तीसरा
जो ये शॉर्ट बनता है उस पूरी इस भूल गलती फिल्म रूपी कविता का, तो उसमें आगे लिखते हैं मुक्तिबोध कि इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जाएगा। मैं कहा था कि जो मुक्तिबोध है इस पूरी भूल गलती फिल्म के डायरेक्टर हैं और वो और कोई नहीं, मैं ही हैं। कहते हैं कि जब इस तरह की चेतना सामने आई, उस भूल की सच्चाई सामने आई कि जो सच्चाई की आंखें निकाल लेता है और बस्तियों के दिल को उजाड़ देता है और हमें वो कैद बनाया हुआ है अपने चमकते हुए तामझाम इस ऐश्वर्य को दिखाते हुए, अपने जीरा बख्तरी इस सुरक्षा के कड़े पहरेदारों की चमकती आंखों वाले सिपह सलार को रखे हुए हमें डराते हुए कैद किया हुआ है, दास बनाया हुआ है। तो जब इस तरह की सच्चाई उस दरबार में सामने आई, इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा और इतने में ही एक प्रगतिशील चेतना से उस दिल के भाप को उठता हुआ वो एक आदमी अजीब कराहता हुआ उस दरबार से निकल भागा और भरे दरबार में मैं भी संभल जागा। वो आदमी और कोई नहीं, स्वयं मैं मुक्तिबोध हैं, जो उस दरबार से उस खामोश सभी लोगों की कतार से निकल के भागते हुए बाहर आ जाते हैं और चेतना एक जागृति की चेतना से भर के अपने आप को जगा हुआ महसूस करते हैं। कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार, बख्तरबंद समझौते सहम कर रह गए। और जो कतारों में खड़े जो हथियारों से लैस खुदगर्ज थे और जो बख्तरबंद समझौते यानी कि जो अ, एक डील फाइनल होती है उस सुल्तान और खामोशियों के बीच, वो सहम कर रह जाते हैं। दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए दो मुँहेपन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे दढ़ियल सिपह सलार संजीदा सहम कर रह गए। दिल में अलग जबड़ा, जबड़ा शब्द जो है मुक्तिबोध को हमको लगता है कि एक प्रिय शब्द है। हर कविता में लगभग एक जबड़ा और उदर का वो जिक्र कर देते हैं। जबड़ा और कुछ नहीं है कि ये जो सामंतवादी लोग हैं वो अपने हृदय में भी एक जबड़ा रखते हैं, जिस जबड़े से वो आम जनमानस हाशिए के लोगों को निगलते रहते हैं। दो मुँहेपन के 100 तजुर्बे, मतलब दोगले व्यक्तित्व के 100 तजुर्बों वाले अनुभव लिए हुए ये जो सिपह सलार हैं, ये सब सहम जाते हैं उस अजीब कराह से भागे हुए व्यक्ति को देखते हुए। अब ये जो चौथी स्थिति बनती है कि वो आदमी भाग कर जाता कहाँ है, तो कहते हैं कि लेकिन उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया, महसूस होता है कि यह बेनाम। कहते हैं कि लेकिन वो उधर उस ओर जाता है, बुर्ज के उस तरफ जाता है जहाँ अंधेरी घाटियों के गोल टीले हैं, घने पेड़ हैं और उधर जाके वो बेनाम आदमी ऐसा लगता है कि खो गया है बेमालूम दर्रों के इलाकों में, सच्चाई के सुनहले तेज के अक्सों के धुतलकों में। कहते हैं कि वो उधर जाता है और जो जिस दर्रों के बारे में पता नहीं है, उस दर्रों के इलाके में वो खो सा जाता है, मुहैया कर रहा है लश्कर। मतलब वो उस ऐसी जगह जाता है जहाँ मीटिंग चल रही है, जहाँ एक योजना बनाई जा रही है, जहाँ एक लश्कर के रूप में लोग, भले ही वो 2 4 10 लोग हैं, लेकिन इकट्ठा होके इस पूरी व्यवस्था के सच्चाई के सुनहले तेज में एक योजना, एक लश्कर को मुहैया करा रहे हैं। एक मीटिंग चल रही है। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लवित स्वर हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्ण अक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। और कहते हैं कि वो जो मीटिंग चल रही है, वो जो योजना चल रही है, भले ही 10 लोग हैं, लेकिन जब वो आएंगे, समाज में एक चेतना, एक संकल्प को जगाएंगे, तो वो जो उनके हृदय पे गुप्त स्वाक्षर है, एक इस समतामूलक समाज बनाने की जो लक्ष्य है, जो वो स्वाक्षर रूपी जो उनका लक्ष्य है, वो कभी न कभी ये जो उनकी सत्य और ईमान से समाज को चलाने की एक जो दृष्टि अपनाने की जो
शक्ति है वो कभी न कभी प्रकट होकर अपने विकराल रूप में आएगी और इस भूल गलती जैसे सुल्तानों के विरोध में आ खड़ी होगी और आम जनमानस जो कि ये खामोश की स्थिति में है, ये चेतना के सुर अपने आप ही गाने लगेगा और एक बहुत ही बेहतरीन समाज का निर्माण होगा और समतामूलक समाज स्थापित होगा। कविता भूल गलती जो ये पूरी हम कविता पढ़े, एक फ़िल्म की तरह हम पढ़े, जिसमें लोकेशन बदले, शॉट्स आए। हम देखते हैं कि ऐसी ही एक कविता निराला भी लिखे थे अपने समय में, राजे ने रखवाली की। लेकिन राजे ने रखवाली की जहाँ मुक्तिबोध की इस भूल गलती कविता में सिपह सालार, शाइर और अल गजाली, अल बरूनी ये लोग शांत की स्थिति में, खामोश की स्थिति में बैठे हुए हैं। वहीं राजे ने रखवाली कविता में सब 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 अपने मतलब की लकड़ी पकड़े हुए आते हैं, ब्राह्मण पोथियों में जनता को बांधे हैं। मतलब वहाँ जो राजा है उसके पक्ष में सब लोग चापलूसी करते हैं और यहाँ जो है दरबार में सारे लोग खामोश की स्थिति में राजा की दास्ता को स्वीकार किए हुए हैं। लेकिन दोनों कविता सामंतवाद के विरोध में चेतना के जागृत करने के लक्ष्य को लेकर आती है, एक समतामूलक समाज को बनाने के संकल्प को लेकर आती है और दोनों कविता को एक ऐसी कविता के रूप में भी हम समझेंगे कि ये जो समाज है उसमें सभी लोगों को सभी जो सत्ता पे जो काबिज लोग हो रहे हैं उनके चुनाव में एक बौद्धिक स्तर की भागीदारी के रूप में देखा जा सकता है। एक छोटी सी कहानी इस भूल गलती कविता पढ़ने के बाद मुझे याद आ गई कि जब जंगल का राजा शेर की मृत्यु हो जाती है, तो जंगल के राजा बनने के लिए सभी पशु पक्षी अपने अपने दावा को पेश करते हैं। तो सबसे पहले हाथी कहता है कि मैं शरीर से बड़ा हट्टा कट्टा हूँ, इसलिए मैं ही राजा बनूंगा। तो और लोग विरोध में आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे इतने बड़े सूंड हैं, तुम नहीं राजा बनोगे और तुम ऐसे हो, तुम नहीं राजा बनोगे, शरीर से इस तरह से हो। तो मोर आता है और मोर कहता है कि मैं राजा बनूंगा क्योंकि मैं तो सुंदर भी हूँ, खूबसूरत भी हूँ। तो लोग उसे भी मना कर देते हैं और भी सारे पशु पक्षी अपने अपने दावा पेश करते हैं। तब तक ऊपर से बैठा एक उल्लू कहता है कि तुम लोग किसी भी अंतिम बात पे नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए मैं जो दिन में सब पे नज़र रखते रखते रात में भी सबको देखता हूँ, रात में भी सबको सब पे नज़र रख सकता हूँ, एक पैनी नज़र रख सकता हूँ, इसलिए मैं नेता बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं शासन पे बैठूंगा। तो बगल में एक नन्ही सी चिड़िया कहती है कि इस जनतंत्र की व्यवस्था में, इस लोकतंत्र की व्यवस्था में जो खुद को शासन, खुद को सत्ता, खुद को राजा समझ बैठे, वो और कुछ नहीं, वो उल्लू है। मतलब जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस डेमोक्रेसी में जो भूल गलती की तरह खुद को सुल्तान कर बैठे, वो कुछ नहीं, वो उल्लू ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कविता आपको समझ आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते रहेंगे नए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।